जय हिंद प्यारे बच्चों। यह कविता फूल और कांटा प्रसिद्ध हिंदी के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखी गई है। यह कक्षा 7 की एनसीईआरटी की नई हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 3 में शामिल की गई है। इस कविता में कवि ने फूल और कांटा के माध्यम से जीवन के गूढ़ सत्य को सरल भाषा में समझाया है। तो यहाँ पर हम इस कविता की व्याख्या विस्तार से समझेंगे, इसके कविता के भावार्थ को समझेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए बच्चों, एक बार हम कविता का वाचन कर लेते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसंत। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भोर का भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला। है खटकता एक सब की आंखों में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आइए अब कविता का विस्तार से अर्थ समझते हैं। आपको पता है कि पौधे पर फूल और कांटे एक ही पौधे पर लगते हैं, आते हैं, और लेकिन दोनों का स्वभाव अलग ही होता है। तो कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से जीवन के वास्तविक सत्य को बड़े ही आसान शब्दों में इस कविता के माध्यम से समझाया है। तो आइए देखते हैं। पहला है जन्म लेते जगह में एक ही, जो फूल और कांटे हैं वो एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, यानी एक ही पौधे पर होते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा उन्हें पालता। फूल और कांटे को एक ही पौधा पालता है, यानी कि उनका पालन पोषण करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। जो चांद है जो रात में चमकता है वह चांदनी दोनों पर एक ही समान डालता है। तो यहाँ पर देखते हैं कठिन शब्द। पौधा, पौधे का छोटा रूप। पालता, पालन करता या बड़ा करता। चांदनी, चांद का उजाला। तो इसका इस तरह से अर्थ होगा। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। एक ही स्थान मतलब एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं या एक ही पौधे पर लगते हैं। एक ही पौधे द्वारा पाले जाते हैं, उनका पालन पोषण एक ही पौधे द्वारा किया जाता है। दोनों पर एक ही चांद समान रूप से चांदनी बिखेरता है। जो रात में चांद जो निकलता है तो दोनों पर समान रूप से, उनसे कोई भेदभाव नहीं करता, समान रूप से उन पर चांदनी बिखेरता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं, यानी कि प्रकृति दोनों के साथ, किन के साथ? फूल और कांटे के साथ समान व्यवहार करती है। आइए आगे समझते हैं कविता के भावार्थ को। मेह उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह शब्द अर्थ देखते हैं। मेह यानी वर्षा या बारिश, बही बहना या चलना, ढंग तरीका या व्यवहार। तो इसमें बताया गया है कि मेह जो बारिश है, वर्षा है, दोनों पर एक समान रूप से बरसती है। एक सी उन पर हवाएं बहती है, दोनों को एक समान रूप से हवाएं चलती है, बहती है दोनों पर, यानी फूल और कांटे पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। हमें हमेशा सदा यह दिखाई देता है कि उनके जो व्यवहार है, ढंग है, तरीके हैं, उनके एक जैसे नहीं होते। आइए समझते हैं विस्तार से। वर्षा दोनों पर समान रूप से बरसती है, यानी कि फूल और कांटे पर वर्षा समान रूप से बरसती है। हवाएं भी दोनों को समान छूती है, यानी कि जो हवा है वो दोनों को, फूल और कांटे को समान रूप से छूती है।
फिर भी उनके स्वभाव यानी कि उनके व्यवहार में, प्रभावों में हमें अंतर दिखाई देता है, अंतर होता है। अंतर क्यों होता है? क्योंकि फूल हमें सुगंध देता है, कांटा लग जाए तो वो चुभ जाता है, हमें तकलीफ़ देता है। यानी कि समान परिस्थितियों में जन्म लेने वाले भी भिन्न गुण रखते हैं। यानी कि अगर हम समान परिस्थिति में पलते हैं, रहते हैं या जन्म लेते हैं, उनमें भिन्न गुण हो सकते हैं, उनमें भिन्न गुण होते हैं। ये कवि ने फूल और कांटे कविता के माध्यम से हमें अच्छी तरह से समझाया है। आगे देखते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। पहले कठिन शब्द देखते हैं यहाँ पर। छेद यानी छेद करना, काटना या चुभना, कांटा चुभ जाता है ना, वही। फाड़ यानी फाड़ देना, चीर देना। बसन यानी कपड़ा। प्यार डूबी यानी प्रेम से भरी। कतर यानी कतरना या काटना। भौरा काले रंग का एक कीड़ा होता है, ठीक है, कीट पतंग। तन शरीर। तो यहाँ पर देखो, छेद कर काटा किसी की उंगलियाँ, कि अगर कांटा उंगली में लग जाता है तो उसमें चुभ जाता है तो तकलीफ़ देता है, ठीक है। फाड़ देता है किसी का वरवसन, यदि कपड़े में अलझ जाए, कपड़े में लग जाए कांटा तो उस कपड़े को चीर देता है, फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, यानी कि प्यार में डूबी यानी प्रेम से भरी हुई जो तितलियाँ होती है, उड़ती रहती हैं, उनके वो पर को भी कतर देता है, काट देता है। कौन? कांटा। भौर का है भेद देता श्याम तन, जो भौरा जो फूलों पर मंडराता है तो कांटा उनके लग जाए, उनके काले शरीर को भी घायल कर देता है। तो आइए विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर कांटा जहाँ भी होता है वह दर्द ही देता है, वह उंगलियों को चुभता है, अगर उंगली में लग जाए तो उंगलियों में चुभ जाता है, कपड़ों को फाड़ देता है, तितलियों के पंख काट देता है और भौरे के शरीर को, काले शरीर को घायल कर देता है। कांटा केवल कष्ट देता है, यानी कष्ट देना जानता है, कांटे से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। फूल लेकर तितलियों के गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिलाता, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी के खिलता। यहाँ पर पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। गोद यानी अंक या आलिंगन, रस पिलाना या मिठास देना, स्वाद देना, निज अपना, सुगंधों या खुशबू, निराले यानी अलग अलग या विशेष, कली फूल की पहली अवस्था, ठीक है, जब फूल पौधे से कली निकलती है, कली से ही फूल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया जो फूल है, जो कांटे से उसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत होता है। कैसे? कि तितलियों को भी अपनी गोद में समा लेता है, उनसे आलिंगन करता है, ठीक है। भौरा जो होता है, भौरा जब फूलों पर मंडराता है तो फूल उनको अपना अनूठा रस देते हैं, ठीक है। और निज सुगंधों और निराले रंगों से, जो फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, आसपास के वातावरण में खुशबू बखेरते हैं, ठीक है। और जब वो खिलते हैं तो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इतने सुंदर होते हैं। तो अब विस्तार से यहाँ पर समझते हैं कि इसके विपरीत फूल स्नेह और प्रेम का प्रतीक होते हैं। वे तितलियों को अपनी गोद में स्थान देते हैं, भौरे को रस देते हैं और अपनी खुशबू और सुंदरता से सबको आकर्षित करते हैं। वह जीवन को सुंदर और मधुर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कांटे होते हैं उनका स्वभाव एकदम से विपरीत होता है, लेकिन होते हैं दोनों एक पौधे पर, एक ही वातावरण में पलते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है, विपरीत होता है। आगे देखो, है खटकता एक शब्द की आंखों में, दूसरा है सहोता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कठिन शब्द देखते हैं इसके। खटकता यानी खटकना या बुरा लगना, सोहत यानी शोभा देना या सुंदर दिखना, शीश यानी सिर या मस्तक, कुल यानी वंश या परिवार, बड़प्पन महानता या श्रेष्ठता, कसर कमी या अभाव। तो इसमें बताया गया है कि
जो कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता है, लेकिन जो फूल है वो सबके शीश पर शोभा देता है, सुशोभित होता है, देवताओं के शीश पर, किसी पर भी, तो वो सुशोभित होता है, फूल सुशोभित होता है। किसी एक तरह कुल की बड़ाई काम दे कि जो किसी भी कुल या वंश की बड़ाई उसके कर्मों से नापी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे तो उसकी कुल की बड़ाई होगी, सम्मान होगा। अगर किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उसके कुल की बड़ाई नहीं होगी, उसका सम्मान भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही कि बड़े कुल में जन्म लेने से बड़ा कोई इंसान नहीं हो जाता, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, चाहे वो निम्न कर्म मतलब निम्न वंश में वंश यानी परिवार में भी उसका जन्म हुआ हो तो, लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं तो वह हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करेगा, सब उसकी बड़ाई करेंगे, उसे समाज में सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पर देखो विस्तार से समझते हैं। कांटा सभी को आँखों में खटकता है, जबकि फूल सभी के सिर पर सजता है। यहाँ पर कवि यह संदेश देते हैं कि किसी व्यक्ति का कुल यानी कि वंश नहीं, बल्कि उसके गुणों से सम्मानित बनाते हैं। वंश से कोई व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उसके गुण, उसके कर्म, उसके काम व्यक्ति को महान बनाते हैं, समाज में सम्मान दिलाते हैं। यदि किसी में बड़प्पन या अच्छे गुण की कमी है तो उसका कुल कोई विशेष लाभ नहीं देता, चाहे वो कितने भी बड़े कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, उसके गुण अच्छे नहीं हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है, उसे कोई समाज में पूछता नहीं है, समाज में उसका सम्मान नहीं होता। तो कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखो मुख्य संदेश क्या दिया है कविता के माध्यम से हरजोध सिंह ने यानी कि कवि ने। यह कविता हमें यह सिखाती है कि जन्म या परिवेश नहीं, बल्कि हमारे आचरण और गुण हमें समाज में आदर दिलाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फूल और कांटा एक ही स्थान पर जन्म लेकर भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उनका व्यवहार विपरीत होता है। ठीक है, एक दुख देता है तो दूसरा आनंद देता है, खुशी देता है, दूसरों के जीवन में खुशबू बखेरता है। हमें अपने जीवन में फूल जैसे गुणों को अपनाना चाहिए कि हमें फूल जैसा बनना है, दूसरों के जीवन को खुश रखना है, यानी कि जो हमारे जो गुण होने चाहिए वो फूल जैसे होने चाहिए। कौन कौन से? कोमलता, स्नेह, सौंदर्यता और उपयोगिता, कि हम दूसरों के काम आ सके, हम दूसरों के सहयोग कर सके। ठीक है, इस तरह के हमारे गुण होना चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, इसका अर्थ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कठिन अर्थ भी आपने समझ लिए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।